हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 675 सक्षम प्रैक्टिस सेट रीजनिंग और कंप्यूटर के सॉल्यूशन को। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन था, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 70 और 70 में दिया गया था कि भाई डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर किस तरह के नंबर्स का उपयोग करता है। तो इसमें कुछ चीज़ें खास थी नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि भैया कंप्यूटर है, कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, बाइनरी नंबर्स पे वर्क करता है। बाइनरी नंबर्स बोले तो ये बाइनरी इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बाइनरी नंबर्स में आपके पास क्या आता है? बाइनरी नंबर्स में आपके पास आता है कुछ, आपके पास जो न्यूमेरिक डेटा होता है। किस टाइप का डेटा? आपके पास जो डेटा होता है यहाँ पे, वो होता है आपके पास न्यूमेरिक डेटा। और इस न्यूमेरिकल जो डेटा, ये न्यूमेरिक डेटा जो होता है, इस डेटा को यहाँ पे जो है हम बाइनरी कह देते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। तो इस फॉर्म में बेसिकली क्या करता है कंप्यूटर आपका वर्क करता है। इस न्यूमेरिक डेटा को कन्वर्ट करने का काम, या न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये काम करता है आपका प्रोसेसर। ठीक है। तो यहाँ पे पहले का जो आंसर था, भैया कंप्यूटर किस तरह से नंबर सिस्टम को उपयोग करता है, तो बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसर इट कन्वर्ट्स न्यूमेरिक डेटा, जिसे मैं 0 और 1 कहता हूँ, और डेटा को इस टाइप से आपका कंप्यूटर क्या करता है? स्टोर करता है। आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स होती हैं, फाइल्स बोले तो जहाँ पे आपके पास MP3 हो सकता है, वीडियोस हो सकती हैं, आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं। तो हर एक चीज़ आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है। इवन एक गाना भी आपके फ़ोन में स्टोर है, सॉरी कंप्यूटर में, तो वो आपके 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। 71 की तरफ चलेंगे और यहाँ पे बोला गया था कि वेबसाइट जो होती है उसका मुख्य पेज को क्या कहा जाता है। तो किसी भी वेबसाइट को आपने जब आप खोलते हैं, लेट्स से अगर मैंने कहा कोई आयोग की वेबसाइट है, यूकेपीएससी की वेबसाइट है, और यूकेपीएससी की वेबसाइट पे आप गए और आपने उसे खोला, तो आप एक पेज जब खोलते हैं वेबसाइट के पेज को, तो उसका जो फ्रंट पेज होता है, जहाँ पे आपको मिलेगा होम, नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आपको उस वेबसाइट के अंदर कंटेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तो उस पेज को कहा जाता है आपका वेब पेज। सॉरी, वेब पेज नहीं, उसे हम कहेंगे होम पेज। तो होम पेज मतलब जो सबसे आउटर वाला जो पेज होता है, इस होम पेज के अंदर आपके बहुत सारे क्या हो जाते हैं, आपके इसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं? बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई किसी भी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे आपके पास वेब पेजेस होते हैं, और जो फ्रंट वाला पेज होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? हम उसे कहते हैं होम पेज। इसी टाइप से आपने बुक मार्क्स का नाम जरूर सुना होगा। बुक मार्क्स यूज होता है आपके पास, कोई भी आपके पास वेब पेज है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि वेब पेज क्या होता है। इसी टाइप से अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है, तो हमें क्या करना होता है? इस वेबसाइट को अगर सेव करना होता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या फ्यूचर में किसी भी तरह से अगर आप जाना चाहते हैं और आप उसको सेव करना चाहते हैं, सो दैट कि आपको दोबारा वापस ना जाना पड़े उस वेबसाइट में, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बुक मार्क को। तो बुक मार्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को सेव कर सकते हैं। बाकी सर्च पेज में कोई ज़्यादा आप जानते हैं, सर्च पेज सिंपली जैसे आपके पास सर्च इंजन होते हैं, तो उस सर्च इंजन में आप जानने के बाद आप कभी भी कुछ भी टाइप करते हो, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई ऑलरेडी आ जाती है। तो ऐसे पेजेस को हम क्या बोलते हैं? सर्च पेजेस कहा जाता है। बाकी ब्राउज़र पेजेस में कुछ ज़्यादा है नहीं। ब्राउज़र पेज सिंपल आपके पास जो वेब पेजेस होते हैं, उन्हीं को हम ब्राउज़र पेज बेसिकली कह देते हैं। 72 पे चलेंगे और इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प है भाई जो तीनों से भिन्न है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि भाई हम बात करते हैं यूनिक्स के बारे में। तो यूनिक्स आपके पास 1960, और ये आपके पास क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी टाइप से आप हम बात करते हैं जब MS डॉस के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये भी आपके पास क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले डॉस था, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस इसका नाम दे दिया। इसी टाइप से विंडोज़, जो अभी तक हमारे पास चली आ रही हैं, आप अभी यूज़ करते हैं विंडोज़ को 8, 10 इस टाइप से, तो ये भी आपके पास क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग बट, ये क्या होता है? आपके पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र और आपके कंप्यूटर के बीच में, सो दैट कि जो हमारे पास यूज़र है वो इजीली उसे वर्क कर पाए, कंप्यूटर में आप आसानी से काम कर पाते हैं। क्योंकि पहले जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, तब तक हमें बहुत सारी कमांड्स लिखनी होती थी अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए, और वो वही लोग कर पाते थे जो लोग पढ़े लिखे हैं, या साइंटिस्ट लोग, या फिर जिनको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन अगर आप आज ध्यान देंगे, एक बच्चा भी कंप्यूटर चला पाता है। उसे कोई भी, या फिर आप भी, किसी भी डेटा को आप किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ें आप डालते नहीं हो, यानी कमांड नहीं देते, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को या कंप्यूटर को चला पाते हैं। तो ये आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स हो गया, MS डॉस हो गया। इसी टाइप से आपके पास लाइनक्स या लिनक्स, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, लाइनक्स क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1991 में इसको बनाया गया था। विंडोज़ आपका काफ़ी पहले से चला आ रहा है। विंडोज़ की विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 इस टाइप से, फिर विंडो विस्टा, बहुत सारे विंडो के आते हैं। एक फायरवॉल, यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे भिन्न है वो है फायरवॉल।
ठीक है। अब ये फायरवॉल बेसिकली क्या है, ये आप इसको समझिए, ये एज अ गार्ड की तरह ये काम करता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कहीं पे भी अगर गार्ड्स हैं तो वो उनका काम क्या होता है, भैया सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कौन सी चीज़ अंदर आ रही है, कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, इस चीज़ को देखना। इसी टाइप से जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में होता है फायरवॉल। ये फायरवॉल का काम क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कि भाई कंप्यूटर के अंदर कोई भी अनवांटेड चीज़ तो नहीं आ रही है। तो इस टाइप से फायरवॉल जो है हमारे काम करती है। फायरवॉल का मतलब यार एक ऐसी वॉल जो फायर करने का काम करेगा। किससे फायर करेगी? जो हमारे लिए अनवांटेड चीज़ें होंगी या जो कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है वो। 73 और यहाँ पे आपके पास किसके द्वारा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन में परिवर्तन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो है आपके पास कंपाइलर। कंपाइलर आपका क्या काम करता है? जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है यानी उच्च स्तरीय भाषा हम जिसे कहते हैं, इस उच्च स्तरीय भाषा को ये मशीन कोड या मशीनी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। इसी टाइप से सेम एक और आता है इंटरप्रेटर। दो अक्सर एग्जाम में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंटरप्रेटर का काम भी यही काम होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को आपका मशीन कोड में ही कन्वर्ट करेगा। बट देयर इज अ डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। डिफरेंस क्या है? जब कंपाइलर कंपाइल करता है किसी चीज़ को, यानी कंपाइलर करने का काम का मतलब है कि आपके प्रोग्राम को चेक करना कि वो सही है या नहीं है, ये कंपाइलर का काम होता है। तो जो कंपाइलर है ये एक साथ होल प्रोग्राम को ले लेता है, यानी अगर आपके पास यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं 1 2 3 4 5, तो ये एक साथ पूरे सिस्टम यानी जो 10 लाइनें लिखी है इनको चेक करने का काम करता है और वो चेक करेगा यार इसमें कोई एरर तो नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं तो इंटरप्रेटर लाइन वाइज लाइन चेक करता है, ये लाइन चेक करेगा, फिर ये लाइन चेक करेगा, ये लाइन चेक करेगा और इस टाइप से जो है आपको चेक करने के बाद ये कन्वर्ट करने का ये काम करता है। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें। बाकी जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, आप जानते हैं कि ये हमारे क्या हो सकती हैं, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। कुछ यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जिन लोगों ने रीजनिंग क्वेश्चन नहीं किया वो यहाँ पे देख लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें खास नहीं है। देखिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको सोचना है यहाँ 12 से मैं 30 कैसे बना सकता हूँ। फिर आपको ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा यार मैं 18 से यहाँ पे क्या बना सकता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे यार, आप सोचेंगे यार कि मैं 12 से 30 कैसे बना सकता हूँ। अगर आप ये सोचोगे यार कि मैं 12 से 30 बनाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे 18 ऐड कर दूँ, है ना। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा यार 12 में 8 ऐड कर दूँ, और मैं ये सोचूंगा यार 18 में मैं 18 ऐड कर दूँ तो सब मेरा कुछ यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बना नहीं। अक्सर कभी सीरीज कुछ ऐसे भी बनती है यार कि 2 + 1 मैं कर दूँ, यहाँ पे 2 + 1 कर दो, यहाँ पे जैसे 3 आएगा और 3 में डायरेक्टली 10 का मल्टीप्लाई कर दो, शायद मेरा 30 बन रहा है। इसी टाइप से आप कुछ ये भी सोच सकते हैं यार मैं 8 में 1 को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे आएगा 9 और फिर 9 में मुझे 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर यहाँ पे आएगा 90, ठीक है। लेकिन जो भी लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उन लॉजिक से यहाँ पे अभी ये आंसर कुछ बन नहीं रहा है। इसका मतलब हमें कुछ नया यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ पे एक चीज़ है आपके पास, वो है आपके पास यार 12 और 30 को क्या मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ यार, किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे आपके पास 3 10 ज़ा 30, यानी 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 30 को यहाँ पे डिवाइड कर पा रहा है। सेम इसी टाइप से मैं यहाँ पे ये भी सोच सकता हूँ यार 3 से मैं 3 6 ज़ा 18 कर सकता हूँ। तो क्या मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है? और आप देखेंगे हाँ मेरे पास एक 42 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड यहाँ पे हो रहा है। अभी बहुत सारे सोचेंगे यार मैंने यहाँ पे 2 से क्यों नहीं किया। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भाई 2 से यहाँ पे 50 भी डिवाइड होता है, 42 भी होता है, 44 भी होता है, 46 भी होता है, 46 भी होता है। तो डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है ना। तो इसलिए आपको कुछ ऐसा सोचना है ताकि हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और यहाँ पे आंसर हमारा आ जाए और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो और एक जैसे वो सारी चीज़ें बन पाए। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। 92 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और यहाँ पे अगर आप चीज़ ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ प्लेट, यहाँ पे कुछ इसको इस टाइप से लिखा गया है। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पे इसी टाइप से सेम पी क्यू, यहाँ पे एम और यहाँ पे बी और आप यहाँ पे यू और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है एफ। इसी टाइप से आप ध्यान देंगे या टाउन। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे TOW एंड टाउन और इसको कुछ हमने लिखा है TUPXO यानी TUPX और O, ठीक है। देखिए कभी भी मैं आपको एक दो चीज़ें हमेशा कहता हूँ कि यार कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो या तो फिर आप चेक कीजिए उनके बीच में डिफरेंस कि भाई हमारे पास जैसे P से P के बीच में कितने का डिफरेंस है। और अभी एक चीज़ ध्यान देंगे यार P और P तो सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे T और T सेम लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लॉजिकली तो बहुत सही सोच रहे हैं। और अगर आप एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे यार E के बाद यहाँ पे डायरेक्टली इधर E के बाद यहाँ पे F आ चुका है, यहाँ पे N की जगह O आ चुका है, ठीक है।
और यहाँ पे देखेंगे आप W के बाद X आ रहा है, यहाँ पे भी T के बाद U आ रहा है, यानी अब इतना ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ लॉजिक यहाँ पे मिल चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे डियर लिखूँ DEAR, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि R के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला बनेगा वो बनेगा आपके पास S, और अगर आप ध्यान देंगे तो S यहाँ पे सबसे पहले है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही। इसके बाद A के बाद आपके पास B भी यहाँ पे है, देखिएगा B यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप D ध्यान देंगे तो स्टार्टिंग में D भी आपका यहाँ पे, इसलिए DEFBS इज द राइट आंसर। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। 93 क्वेश्चन की तरफ चढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत सारा अक्सर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। आपने इनके आंसर निकालने की बहुत कोशिश की होगी बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है भाई इसमें, इसका मतलब यहाँ पे जो ये सीरीज है ना, इस सीरीज में कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ जो है अंतर इसमें कुछ नजर आया होगा। आप इसमें काम कर सकते थे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सीरीज के क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करो, आप एक चीज़ से स्टार्ट करें, उसके बीच में डिफरेंस चेक करना स्टार्ट कर दो। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे, इसके बीच में डिफरेंस चेक करो, इसके बीच में डिफरेंस चेक करो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 246 बीच में आ गया, क्योंकि अगर एक जैसा पैटर्न ये बन रहा होता ना कहीं यानी आपके एक छोटे नंबर से लेकर अगर आपके पास ये लार्जेस्ट नंबर की तरफ ये सीरीज चल रही है, तो वहाँ पे इजीली आप लोग कर सकते थे कि यार चलो मैं डिफ्रेंशिएट करके या एक से पहले वाले को माइनस करके कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा ये बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि यहाँ बीच में 246 है जो छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़े नंबर आ गए, फिर इधर से बड़े नंबर है, बीच में छोटा नंबर है, तो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है, यानी क्वेश्चन आने के चांसेस या प्रॉबिलिटी कम हो जाती है। और ये कब समझ में आता है? ये तब समझ में आती हैं ये सारी चीज़ें जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते करते दिमाग अपने आप दौड़ने लगता है कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो पॉसिबल तभी हो पाता है जब आप लोग खुद से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें कि इसमें क्या बन रहा था, देखिए कभी ऐसा भी बनता है। देखिए मैंने आपको हमेशा एक चीज़ कही है कि अपने नोट्स बनाया करो। यहाँ पे आपको जो भी सीरीज के क्वेश्चन जब भी मिलते हैं, अगर आप रेगुलर देखिए हर एक पेपर में सीरीज के क्वेश्चन है, अगर नहीं भी है तो 20 25 30 शायद प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे हो चुके, तो 25 30 टाइप के सीरीज के क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ नया लॉजिक लगाना पड़ेगा। मैंने देखा यार कि अगर मैं इसको 3+2 करूँ तो आपके पास यहाँ पे 5 बन रहा है, और मैं कहूँ यार अगर मैं 7-4 करूँ तो आपके पास यहाँ पे 7-4 बनने से आपके पास 3 बन रहा है। इसी टाइप से आप क्या करेंगे यार, अगेन 4+2 जब आप कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 6 बन रहा है, और अगेन अगर आप 8-5 अगर आप कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं तो आपके पास 3 बन रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे 8+6 को करना चाहिए था, और ये बनना चाहिए था यहाँ पे 14, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सीरीज में प्रॉब्लम थी, तो 684 इज द राइट आंसर। क्लियर है? कैसे किया मैंने यहाँ पे? बहुत सिंपल है। 3+2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, मेरे को 5 मिल रहा है, फिर मैं यहाँ पे 7 में से 4 माइनस कर रहा हूँ तो 3 मिल रहा है, अगेन मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, और इस टाइप से मेरे पास सीरीज आगे बन रही है। और 684 यहाँ पे सीरीज नहीं बन पा रही, इसलिए यहाँ पे मेरा ये जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। 94 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और राजा रघु से धीमे चलता है। अब देखिए धीमे चलने के लिए, और जैसे आप डायरेक्टली ऐसे करते हैं कि एक लंबा है, एक छोटा है, एक बच्चा, कहते हैं ना कई बार रघु राम से बड़ा है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों का लॉजिक सेम है। करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे राजू रघु से धीमे चलता है, इसका मतलब मैं कौन चल रहा है धीमा? राजू रघु से धीमा चल रहा है, यानी मैं कहूँगा यार राजा जो है वो पीछे होगा, और रघु मैं कह रहा हूँ रघु मेरे यहाँ पे आगे होगा, क्योंकि ये धीमा चल रहा है, मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। तो मैंने देखा यार राजा पीछे रहेगा, रघु आगे रहेगा। फिर से लिखा रघु गुरु जितना तेज चलता है, यानी जो रघु है गुरु जितना तेज चलता है, इसका मतलब गुरु और रघु एक साथ रहेंगे यहाँ पे, ये गुरु और रघु एक साथ है यहाँ पे। तथा कृष्णा गुरु से तेज चलता है, फिर इसने कहा कृष्णा जो है वो गुरु से तेज चलता है, इसका मतलब गुरु से आगे और रघु से भी आगे। यहाँ पे इन दोनों से आगे कौन होगा? इन दोनों से आगे होगा कृष्णा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर्स आएगा वो क्या आना चाहिए? इस प्रकार सबसे तेज कौन चल रहा है भाई? जो सबसे आगे होगा वो सबसे तेज चल रहा है, यानी यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसका कृष्णा इज द राइट आंसर। 95 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे पूछा गया था दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमता है, फिर बाईं ओर घूमता है। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया। शॉर्ट तरीका क्या बताया भाई? सबसे पहले अगर आपको कभी भी केवल डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे दिशा आपको निकालनी है, दिशा निकालने के लिए सबसे पहली डायरेक्शन पकड़ लो। इसमें सबसे पहली डायरेक्शन है दक्षिण, है ना? दक्षिण है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दक्षिण, या साउथ आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो पूछा गया वो आपको बोला गया दाएं, तो यहाँ पे लिखो दाएं, बोले तो राइट, या इसको आप यहाँ लिख लो इस टाइप से,
दक्षिण से बाद चलना है उसे राइट, फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है अगेन, तो यानी अगेन फिर से आप लिख लो यहाँ पे राइट, तथा फिर बाएं घूमता है, यानी फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट, ठीक है, और घूमकर भागता रहता है जैसा भी है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसके बाद हमारे पास ना राइट है ना लेफ्ट है, और इस ऐसे केसेस में हमें सिंपली करना क्या है, एक राइट से एक लेफ्ट को उड़ाना है, इस टाइप से एक राइट से एक लेफ्ट को उड़ाना है, और आपके पास जो आंसर बनेगा, देखिए अब दक्षिण से आपको चलना है राइट की तरफ। अगर आप ध्यान देंगे इस टाइप से, यहाँ पे आपके पास होता है साउथ, यानी ये दक्षिण है आपके पास, और दक्षिण से राइट की तरफ जाना है। अब इसका मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब कितना होगा 90 डिग्री, एक राइट एक लेफ्ट का मतलब हो गया 90 डिग्री, यानी आप दक्षिण से 90 डिग्री मूव करेंगे, और दक्षिण से आप ध्यान देंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए ये हो गया आपके पास राइट डायरेक्शन की तरफ, और ये अगर बात होती लेफ्ट की तो आप इस डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से आप इस डायरेक्शन में घूमे, यानी आपके पास ये कौन सी डायरेक्शन आई, पश्चिम डायरेक्शन आई, तो यहां पे जो आंसर बनेगा इसका पश्चिम इज द राइट आंसर। 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक रक्त संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में पूछा है, सुधा राहुल के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, सुधा कह रही है किसके बारे में, राहुल के बारे में बता रही है। क्या बता रही है कि वह कौन, राहुल, कौन राहुल, राहुल मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र है। तो आप इसको बना लो ना ऐसा, ये मेरे पास यहाँ पे हो गया राहुल, बोला जो ये राहुल है वो राहुल कौन है, राहुल है बोला जो वो मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र, यानी राहुल किसका पुत्र है, ये कहीं पे इसके पिता होंगे, और ये मेरे दादा बोला ना उसने, तो मतलब मैं यहां दादा बना देता हूं, ठीक है। और इसने क्या कहा, सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र है कौन, राहुल। और ये कौन कह रही थी, ये सुधा बोल रही है। क्या बोल रही है कि ये मेरे सगे भाई, इसका मतलब भाई ये जो सगा भाई सुधा और ये भाई जो होंगे ये भाई बहन है, और इसने क्या कहा मेरा दादा है, तो इसका मतलब भाई यहां पे आपके पास कौन आएगा, ये कोई भाई होगा। मेरा बोला जो सगा भाई है ये भाई है उसका, और क्योंकि ये बहन है, ये दोनों सगे बहन है, तो मैं यहां पे सुधा को भी बना देता हूं, सुधा आपके पास यहां पे कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और यहां पे इसने क्या कहा, मेरे सगे भाई के दादा, यानी इसका मतलब ये हुआ भाई जो ये भाई है इसके दादा हैं ये वाले, तो यानी यहां पे जो राहुल होगा वो इसका पिता होगा। ये कुछ ऐसे बनेगा इनका संबंध। तो बताइए कि सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो सुधा राहुल से, यानी देखिए राहुल का ये बेटा हो गया सुधा का भाई, तो इसका मतलब भाई और जो ये सुधा है ये दोनों राहुल के बच्चे हैं, यानी सुधा और राहुल के बीच में जो संबंध बन रहा है वो बन रहा है पुत्री का। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक दो बार आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, अब उसके अकॉर्डिंग अपने डायग्राम बनाइए और आसानी से क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए। 97 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को बड़ा डाउट रहता है कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे यदि वर्ष 2009 में गणतंत्र दिवस सोमवार को यहाँ पे मनाया गया था, अब गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया था, और आपको अगेन देखिए गणतंत्र दिवस मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे 26 जनवरी 2009, एक ये है आपके पास, और आपको निकालना है 26 जनवरी 2050, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले जहां पे आपके पास ये डेट और मंथ सेम है, इस डेट और मंथ से इसे उड़ा दो, बात क्लियर है, इसे आप इसे डायरेक्टली यहां पे उड़ा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 2050 से और 2009 के बीच में डिफरेंस चेक करो। कैसे चेक करना है, आपको सिंपली क्या करना है, 2050 से 2009 को माइनस करना है, 2050 से 2009 का माइनस करेंगे, और यहाँ पे आप क्या देखेंगे यार 1 आ जाएगा यहाँ पर और ये 4 आएगा, यानी आप देखोगे यार 41 साल बेसिकली यहाँ पे आ रहे हैं, 41, ठीक है। अब इस 41 के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस 41 के बाद आपको ये चेक करना है कि इतने सालों में यानी 2009 से लेकर 2050 के बीच में कितने हमारे पास लीप ईयर आए हैं। आप ध्यान दोगे यार 2009 भी आपको काउंट करना है, 2009 आपका लीप ईयर नहीं है, क्या 2010 है, आप बोलोगे नहीं 2010 नहीं है, 2011 भी नहीं है, 2012, यानी मैंने देखा यार 2012 मेरे पास एक लीप ईयर था, तो मैं इसको लिखूंगा 1 कि मेरे पास 2012 एक लीप ईयर है। उसके बाद कब आता है लीप ईयर, यानी आपको 2050 तक सारे लीप ईयर काउंट करने हैं। 2012 था, 2012 के बाद 2016 आएगा, फिर 2020 आएगा, फिर 2024 आएगा, फिर आपके पास जो आएगा 2028, और फिर 2032, फिर 2036, फिर आपके पास 2040 और 2046, और 46 के बाद आपके पास जो बनेगा 48। क्लियर होगी, कितने डेज हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी आपके पास यहाँ पे ये 10 जो है आपके पास लीप मैं कहूँगा ये आए हैं लीप ईयर वाले। तो जितने भी लीप ईयर हैं आप उनको अलग से काउंट करेंगे, और जो आपके पास नॉर्मल ईयर हैं 2050 से लेकर 2009 के बीच में, आप उनको कुछ इस टाइप से लिखेंगे 41। और अब इसके बाद क्या करेंगे, जो नॉर्मल ईयर हैं और जो लीप ईयर हैं इनको आप क्या करोगे, एक साथ ऐड करोगे। यानी 41 लीप नॉर्मल ईयर है और आपके पास यहाँ पे जो आए ये 10 आपके पास लीप ईयर आए, यानी 41 और प्लस 10 आपके पास कितने आ गए, 51 आ गया। और इस 51 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, और 51 को 7 से डिवाइड करने के बाद आपको बचेगा 2, यानी 2 आपके पास यहाँ पे ऑड डेज आ गए। बात क्लियर है। और जितने आपके पास ऑड डेज आते हैं उतना ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि आपको सोमवार दिया गया था, इस सोमवार में 2 दिन आप और ऐड करेंगे और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बुधवार आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। बात क्लियर हो रही है। तो बुधवार इज द राइट आंसर। क्या बुधवार नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बुधवार यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बात है वो मेरी समझ में आई होगी। तो कुछ इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अक्सर हम इसको किसी दूसरे मेथड से भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे फरवरी को भी काउंट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है। लेकिन आप इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है। 98 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 98 क्वेश्चन में था यदि 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। किसकी वर्तमान आयु की बात कर रहा है, प्रदीप की वर्तमान आयु की बात कर रहा है। और मैंने हमेशा एक चीज़ कही है आपसे, ऐसे क्वेश्चनों को थर्ड से लेके शुरू करो। मैंने कहा यार अगर प्रदीप की वर्तमान आयु 4 साल की होगी, अगर वर्तमान आयु 4 साल है तो उसके बाद उसने क्या कहा, 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु, 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु क्या हो जाएगी, 10 साल हो जाएगी। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि 6 वर्ष बाद जो प्रदीप की आयु है वर्तमान आयु की ये 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे जो वर्तमान आयु है इसका 4 गुना क्या 10 है, आप देखोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब आपका ये आंसर नहीं बन सकता है। यहाँ पे आप 2 वर्ष से स्टार्ट कीजिए। अगर मैंने कहा जो प्रदीप है उसकी वर्तमान आयु अगर 2 साल है, तो यहाँ पे 6 वर्ष बाद इसकी जो वर्तमान आयु यानी 6 वर्ष बाद जो इसकी आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 8 साल। और इसने कहा कि जो उसकी 6 साल बाद की आयु होगी वो वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। यानी इस 2 का क्या 4 गुना मेरे पास 8 नहीं आ रहा है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल मेरे पास इसका जो है 4 गुना 8 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस को आप इसी टाइप से सॉल्व कीजिएगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे बास्केटबॉल के खेल में सभी 10 खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हस्तमिलन होंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास बहुत आसान सा तरीका है, और ऐसे सिंपली आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है n(n-1/2). ठीक, इसका मतलब ये हो जाता है जो नंबर ऑफ प्लेयर है या नंबर ऑफ जितना भी यहाँ पे नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे 10 खिलाड़ी हैं तो यहाँ पे 10 पुट करो, तो यहाँ पे 10 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 10, और 10 में से एक माइनस करोगे तो आपके पास 9 आएगा, और डिवाइड बाय आप 2 करेंगे, और 10 नंबर 90, और 90/2 अगर आप करते हो तो यहाँ पे 45 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो यानी कि कितनी बार मिलाएंगे ये हाथ, तो आपके पास यहाँ पे 45 टाइम्स या 45 बार यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। अब आज के जो हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 10th क्वेश्चन है। अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन ना जितना नॉर्मली अगर मैं बात करूं ग्रुप सी लेवल तक के लिए, तो आपके पास एक सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं। सिंगल लाइन मतलब जिसमें आपके पास 2-2 3-3 स्टेप नहीं होती है। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए हैं, शायद 1 या 2 प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा था जहाँ पे आपको 1-2 स्टेप निकालनी पड़ती थी। जैसे ये क्वेश्चन है वो एक ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है। कैसे, इसने कहा अजय की कक्षा में ऊपर से 9वां रैंक है। ये अजय है, मतलब ये कोई कक्षा है, यहाँ पे ऊपर से इसका 9वां नंबर हो गया, किसका, अजय का। और नीचे से इसने बताया कि नीचे से जो अजय है उसका 38वां नंबर है। अब देखिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए किसी भी एक आदमी का आपको एक राइट या लेफ्ट मान के चलो, जब आपके पास दिया होता है एक राइट और लेफ्ट, या फिर जब आपको दिया है ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम, जब की भी केस ऐसा दिया हुआ हो उस केस में आपको हमेशा एक ही काम करना है, फॉर्मूला एक ही लगाना है। किसी भी एक व्यक्ति का हमें टॉप और बॉटम पता होना चाहिए। मुझे अजय का टॉप पता है, मुझे उसका बॉटम पता है, यानी आपके पास जब टोटल मिलेगा ये मिलेगा आपके पास टॉप यानी टी प्लस बॉटम बी और -1, ये टोटल इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 38। या चलिए ठीक है, मतलब बात तो एक ही है, वैसे आप कुछ भी टाइप कर लो लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पता चला आपको कुछ और लगा। यहाँ पे 9 प्लस बॉटम से इसका 38 है, ये -1 कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 9 और 8 17 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 47 -1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर बनेगा इसका 47 -1 46 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे हमें आंसर मिला कि भाई हमारे पास जो कक्षा है उस कक्षा में आपके पास 46 विद्यार्थी होने चाहिए। तो ये था आज का जो भी सॉल्यूशन था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। 1-2 बार अगर आप लगाएंगे तो एटलीस्ट इस लेवल के क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।